हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी हमने 3 वीडियो अभी तक हमने देखे हैं और इस वीडियो को आने में थोड़ा समय इसलिए लग गया कि मेरा थोड़ा पेपर चल रहा है। बट कोई बात नहीं, अभी एग्ज़ाम में कुछ दिन और बाकी है और सीडीपी को सबसे लास्ट में करने का एक ही उद्देश्य था कि आपको जो भी चीज़ें जो पढ़ाई गई हैं वो किस प्रकार से सीडीपी से कनेक्ट है, कैसे आप सीडीपी के पेडागोगी से सारी चीज़ों को कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली क्या है कि वो जो सारी चीज़ें आपने पढ़ी है ना, उसका एक सार है सीडीपी। एक्चुअल जो इसका सिलेबस है वो 90 मार्क्स का पेडागोगी कवर करता है, सिर्फ सीडीपी का पोर्शन। बट क्या है कि चीज़ें अलग अलग दी है तो हमें अलग अलग करके पढ़ना पड़ता है। और हमने जो वीडियो बनाया था कीवर्ड्स का, वो इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है जो मुझे लगता है कि वो अकेला वीडियो ना सारे वीडियो से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है जो पेडागोगी सेक्शंस हो या अन्य सब्जेक्ट्स के जो एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमने एक ही वीडियो में कवर किया। मैं फिर से आग्रह करूँगा कि आप उस वीडियो को जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स वाला है उसे आप प्लीज़ देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और कोई बात नहीं, थोड़ा लेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज सीडीपी। इसमें हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृद्धि और विकास। इससे 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। वो अगर सीडीपी में आपसे नहीं पूछते हैं तो वो अन्य सब्जेक्ट में जो उसके पेडागोगी सेक्शन से उसमें वो आपको ज़रूर पूछेंगे। तो वृद्धि विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो दोनों के बीच का अंतर जानने का प्रयास करते हैं। पहले वृद्धि को देखते हैं। वृद्धि शब्द परिमाणात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव चेंजेस के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए बालक के बड़े होने के साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई व भार में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। वृद्धि शब्द सीमित अभिप्राय के लिए हुए हैं। संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में वृद्धि एक चरण है। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती। बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ यह समाप्त हो जाती है। वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन सामान्यतः स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन्हें भाली भांति मापा भी जा सकता है। तो देखो, वृद्धि जो है ना परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव, यानी ये एक चरण बाद ये कई गुना में बढ़ सकता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिया भी हुआ है कि जैसे लंबाई, ऊंचाई, भार। तो अगर आप शिशु अवस्था में एग्जाम्पल के ले लो, आपकी उम्र अभी 5 साल है या आपको ऐसे भी समझ में नहीं है, तो आप किसी बच्चा को अपने सामने इमेज बनाना या उसे रख कर समझना कि कोई 5 साल का बच्चा है तो अभी उसका हाइट क्या है, 2 फुट, 3 फुट, मैक्सिमम 1 फुट भी है। तो वो हुआ, ठीक है। उसका वज़न क्या है, 10 केजी, 15 केजी। उसके बाद क्या होगा कि जैसे वो 2 साल 4 साल बढ़ेगा तो उसके हाइट में कुछ चेंजेस आएंगे, उसके वज़न में कुछ चेंज आएंगे। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसके वज़न या स्ट्रक्चर में चेंजेस आने होंगे। तो वो चीज़ें जो एक समय बाद चरणबद्ध यानी कुछ समय बाद वो फिर परिवर्तन होगा, ठीक है। वो यानी सीमित नहीं है, वो परिवर्तन होते रहेंगे। जैसे जैसे उसके उम्र बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको उस बच्चे में या उस मनुष्य में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, वृद्धि है, यानी कई गुना बढ़ सकता है, ठीक है। और ये अलग अलग माध्यमों में। अगला है विकास, डेवलपमेंट। विकास शब्द गुणात्मक परिवर्तन यानी मल्टीपल चेंजेस, और सॉरी ये वृद्धि जो है क्वांटिटिव, यानी एक क्वांटिटिव का मतलब होता है एक किसी विशेष चीज़ में, ठीक है ना, उसकी लंबाई बढ़ना, मोटाई बढ़ना। गुणात्मक का मतलब है कि एक साथ कई गुना वृद्धि। सॉरी, देखो शब्द में थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं, मुझे भी आई एम सो सॉरी। तो गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होता है, जिसके फलस्वरूप बालक की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता व व्यवहार में प्रगति होता है। विकास शब्द अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि मात्र इसका एक भाग है। यह व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है।
तो बेसिक सा अर्थ क्या है कि जो विकास है, विकास का आप एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कि कोई बच्चा जैसे 5th क्लास में वो सिर्फ ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीपल जानता था, जोड़, घटाव, गुणा। लेकिन वो जैसे 8th क्लास में, 10th क्लास में जाती है तो वहाँ पे उसको क्या होता है कि ऐड, सब्सट्रैक्ट तो वो जानता है, लेकिन वो ज्योमेट्री सॉल्व कर रहा है। वहाँ पे वो क्या कर रहा है, मीन, मीडियन, मोड सॉल्व कर रहा है। तो वो क्या हो रहा है कि विकास कई गुना में बढ़ गया। ठीक है। आप एक और अन्य एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोई बच्चा है तो वो शुरू में वो कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो उसे उसकी जो मंथली इनकम है वो पर मंथ 20,000 है। बट आफ्टर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स वो क्या हुआ कि 50,000, 1 लाख कमाने लगा। तो ये क्या हुआ कि विकास हो रहा है कई गुना में। इसका आप सीधा सा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फिजिक्स वाला है तो फिजिक्स वाला का जो इनकम था 2018 में वो क्या था, अराउंड करोड़, 10 करोड़ के आसपास थे। बट वो 2022 में कितने हो गए, 7,000 करोड़। तो ये क्या हुआ, वो विकास हुआ, यानी कई गुना में विकास हुआ। ठीक है। ये कोई सीमित नहीं है, कितना भी हो सकता है। और जो वृद्धि है वो क्या है कि वो सिर्फ एक अंश है, वो एक समय बाद चरण बाई चरण वो बदलता जाएगा। और विकास क्या है कि कई गुना में, और ये कभी भी हो सकता है, इसका कोई स्पष्ट नहीं है कि वो 20 साल में होगा, 50 साल में होगा। ठीक है, या उम्र के साथ होगा। अगला देखते हैं। अगला है विकास के अवस्थाएं। जैसा कि हमने विकास के अवस्थाओं को बहुत ही डिटेल में देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ किस में देखा था हमने इस वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में अवस्थाओं को समझा था, तो आप प्लीज़ एक बार इसे भी रेफ़र कर लेना। तो जैसा कि है उसमें हमने डिटेल में देखा था। इसमें शॉर्ट में दिया हुआ कि जैसे शैशव काल जो 1 to 5 होता है, बाल काल 5 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। अब देख लेते हैं, हमने इसको भी बहुत अच्छे से समझा है। तो ये खैर ये हम लोग रिवीजन के लिए ले रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों को पहले पढ़ चुका है। तो अभी हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जिसने नहीं देखा है वो अभी जो हमने फ़ोटो दिखाया है, आप उस वीडियो को पहले देख लें तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। ये देख लेते, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे 3 से 4 प्रश्न आते ही हैं हर हाल में। अगर आपने इस 5 बिंदु को जो है विकास, डेवलपमेंट के जो आयाम हैं, इसको आपने समझ लिया तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ने की संभावना रहती है। तो इसमें है मानसिक विकास, यानी कैसे किसी का मानसिक डेवलपमेंट होता है, सोचने की, समझने की जो क्षमताओं में विकास होता है वो कैसे होता है। नैतिक विकास यानी एथिक्स, मोरालिटी का विकास, कैसे वो अपनी जो वक्तव्य है, अपनी जो चीज़ें हैं उसे वो डिलीवर करता है, और कैसे समाज के साथ एक सामंजस्य स्थापित करता है, कैसे वो मूल्यों को निर्धारण करता है। ठीक है। संवेगात्मक विकास यानी इमोटिव डेवलपमेंट, वो किस प्रकार से अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखता है और कैसे उसका समय अनुरूप उसका यूज़ करता है। ठीक है। सामाजिक विकास, किस प्रकार से समाज का किसी बच्चे पे प्रभाव पड़ता है, समाज का क्या योगदान होता है। और शारीरिक विकास, कैसे वो स्ट्रक्चरल रूप से बढ़ता जाता है। ये देख लेते हैं, ये पेपर 2 में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मैंने देखा कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं। उसके बाद हम लोग इसको भी डिटेल में देखेंगे। ये जो एक एक विकास का आयाम है इसे भी देखेंगे। पहले इसे देख लेते हैं फिर उसके देखेंगे। ठीक है। तो प्रथम माह में बच्चा जो होता है उसका सामाजिक व्यवहार जो होता है वह ध्वनियों में अंतर समझना। जैसे उसकी माँ की ध्वनि कौन है, जो उसे हमेशा खाना देता है, अगर वो चिल्लाता है तो उसे पानी कोई ला कर देता है। ठीक है ना। तो वो उस ध्वनि को अंतर करता है। कोई है कि कैसे उसे फटकारता है तो रोने लगता है। तो इन जो ध्वनि जो है इसके बीच के अंतर को वो समझता है। द्वितीय माह में क्या है, वो मानव ध्वनि पहचानना, मुस्कुराना, यानी अगर कोई मानव कुछ उसे दिखा रहा है या कुछ अपनी बनावटी मुंह बना रहा है तो उससे क्या होता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, वो या कोई वो रिएक्शन करता है। तीसरा है तृतीय माह से चतुर्थ माह, माता के लिए प्रसन्नता व माता के अभाव में दुख। अगर जैसे तीसरे या चौथे माह में होता है तो जब आप देखते होंगे कि जो बच्चे हैं अगर उसकी माँ प्रसन्न होती है तो वो खुश होता है, लेकिन वो दुखी होती है तो वो दुखी हो जाता है।
पंचम माह यानी 5वां महीना में पारिवारिक सदस्यों को पहचानने लगता है कि ये कौन है, ये मेरे आस-पास ही हमेशा रहते हैं, ये हमें मेरा ख़्याल रखते हैं, ठीक? ये जस्ट अ फीलिंग आप समझ लो कि उसके फीलिंग्स है ये। अभी वो नहीं जानना है कि चाचा जी हैं, मामा जी हैं, ठीक है? अगला है अष्टम एवं नवम परिचितों से प्यार, अन्य लोगों से भय, यानी किस प्रकार से उन्हें कौन दुलार रहा है या कोई नए जो पर्सन जो है उसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है तो उसे डर की भावना महसूस हो रही है। दशम या एकादश यानी 10वां या 11वां महीना में अनुकरण द्वारा हाव भाव सीखना, संवेगों का प्रदर्शन। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले लो, आप जैसे आपने क्या किया कि आपने बंदर जैसा मुंह बनाया तो वो प्रयास करेगा कि बंदर के जैसा ही मुंह बनाकर मैं रिएक्शन दूँ। आपने जैसे और एग्जांपल ले लो, जैसे आपने उसे दुलार से कुछ कहा, चंटू मंटू जो भी कहा, तो वो भी कहाँ करने लगता है। तो ये जो रिएक्शन होता है क्रिया और अभिक्रिया, ठीक है, यानी जो आप क्रिया करते हो उसका वो अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है। तो वो किस मंथ में होता है? तो वो 10वां और एकादश यानी 11वां महीना में। दूसरे वर्ष की अवधि यानी जो दूसरे वर्ष में वो जाता है तो क्या होता है? बड़े लोगों को उनके कार्यों में सहायता, सहयोग और सहानुभूति का प्रकाशन, यानी जब वो दूसरे अवधि में जाता है, दूसरे वर्ष में प्रवेश करता है, तो वो उसे क्या करता है, मन करता है कि मैं कुछ कार्यों में अपना भी हिस्सेदारी लूँ, उसमें मैं भी भाग लूँ। तो ये सब सिर्फ इमोटिव पे होता है, ये सिर्फ इमोशनल के आधार पे होता है, वो सिर्फ फीलिंग्स होता है जिसके आधार पे बच्चे ये सब सारी रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। अभी उसका डेवलप उस तरीके का माइंड हुआ नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। चलो हमने इसको देखा था, बट एक बार और इसे देख लेते हैं सिर्फ शॉर्ट में। बाकी अगर आपने नहीं देखा तो डिटेल वाला वीडियो ज़रूर रेफ़र कीजिए। अभी आपके पास समय है, आप प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवीजन करने का। मैंने पहले भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समझाया है और बताया है कि चीज़ें जो हैं वो आपकी बुद्धिमत्ता चेक करती है, आपकी इंटेलिजेंस कितना है, आपके व्यवहार किस प्रकार से किसी को प्रभावित कर सकती है। वहाँ देखो, ये बीपीएससी या एसआई या एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है सीटेट, जो आपको चेक करेगा कि आप कितना रट के आए हो, आप कौन से मगध काल के राजा के बारे में कितना जानकारी रख रहे हो, ये सब इसमें पूछता ही नहीं है। इसका आधार ही है शिक्षण शास्त्र, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो शास्त्र का उपयोग करेंगे आप, उसके मूल्यों का आप किस तरीके से संदर्भित करते हैं, ठीक है। तो इसके थोड़े से हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे शारीरिक विकास में तीव्रता उत्पन्न होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है, आत्म प्रेम की भावना यानी खुद से जो प्रेम होता है उसकी भावना उत्पन्न होती है। ये कब से है? शैशवावस्था से 6 वर्ष तक। दूसरों पर निर्भरता यानी दूसरों के माध्यम से ही वो कोई चीज़ें प्राप्त कर पाता है। संवेगों का प्रदर्शन जैसे मुख्यतः भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा आदि। नैतिकता का अभाव यानी अभी नैतिकता उसमें नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, जो चीज़ें उसे सही लग रहा है वही सही है। तो ये सारी जो होती है शैशवावस्था से जन्म से 6 वर्ष तक होती है। अगला है शैशवावस्था, ये तो हमने देख लिया। बाल अवस्था देख लेते हैं, 6 से 12 वर्ष। इसमें क्या होता है? शारीरिक मानसिक व स्थिरता आती है, रचनात्मक कार्यों में रुचि होने लगती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है यानी कोई चीज़ों को इकट्ठा करने में उसे मज़ा आता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, नैतिक गुणों का विकास होता है यानी यहाँ से वो चीज़ें कुछ करने से पहले सोचता है, ठीक है ना। सामूहिक प्रवृत्ति के प्रबलता यानी वो एक समूह के माध्यम से चीज़ें करने के लिए उत्सुक रहता है। जैसे क्रिकेट खेलने गया तो वहाँ पे वो अकेले नहीं खेलेगा, वो चाहेगा कि मेरे साथ और भी लोग आएँ। या जो गांव में घूमना हुआ तो वो उसे अकेला नहीं बल्कि वो चाहेगा 4 लोग, 2 लोग, 5 लोग के ग्रुप में वो जाए, भ्रमण करे, ठीक है ना। तो ये प्रवृत्ति का उत्पन्न होता है 6 से 12 वर्ष की आयु में। वास्तविक जगत से संबंध यानी अब यहाँ पे उसे इन चीज़ों का ज्ञान होने लगेगा कि इस जो धरती है या जो उसके आसपास के लोग हैं वो किस प्रकार से उसके जीवन का अभिन्न अंग है, और ये जो बच्चे हैं वो क्यों खेल रहे हैं मेरे साथ। तो ये सब का ज्ञान उसे अब होने लगता है। जिज्ञासा की प्रबलता यानी उसमें जिज्ञासा जगती है कई चीज़ों को करने की, जैसे कभी डॉक्टर्स बनने की, कभी इंजीनियर्स बनने की, तो वो सब जिज्ञासा उसमें उत्पन्न होती है।
मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, यानी अब वो सोचने में ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा सफल रहता है। शारीरिक, मानसिक व स्थिरता, तो हमने सारी चीज़ें देखी। अगला देखते हैं किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, अब वो चाहेगा कि मुझे स्वतंत्रता मिले, मुझे अपनी इच्छाओं के अनुरूप क्रिया करने की आज़ादी मिले। वो विद्रोही बनेगा। विद्रोही का अर्थ है यहाँ पे कि उसकी भावना के विरुद्ध कोई ऐसा कृत्य, कोई ऐसा एक्शन न किया जाए जिससे मेरी व्यक्तिगत जो छवि है उसको हानि पहुँचे, या जो मेरी व्यक्तिगत मंशा है उसको किसी प्रकार का नुकसान हो। स्थिरता व समायोजन का अभाव, यानी यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं कि गलत रास्ता चुन लेते हैं। यहाँ पे वो अपने लाइफ से समायोजन, यानी वो नहीं बैठा पाते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। तीव्र शारीरिक परिवर्तन, इस उम्र में क्या होगा, 12 से 18 की जो उसकी हाइट्स है, शरीर है, उसकी जो संरचना है वो बहुत ही गति से, यानी अभी 12 वर्ष में उसके हाइट थे 5 फीट, और हो सकता है कि 16 वर्ष जाते जाते 6 फीट 7 फीट होने लगे। ठीक है। अगला है अधिकतम मानसिक विकास, यानी यहाँ पे उसके जो माइंड है, जो सोचने की जो क्षमता है, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। यहाँ पे वो चीज़ें चाहता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें करूँ, जो दुनिया के अन्य लोग हैं उसके साथ वो अपनी तुलना करने लगता है। व्यवहार में विभिन्नता आ जाती है, माने अब जो पहले वो जो सुनता था वो वैसे नहीं सुनेगा, अब हर चीज़ का वो रिएक्शन करना चाहेगा, हर चीज़ में वो अपने आप को जगह पाना चाहेगा। व्यवसाय का चुनाव, यहाँ पे वो व्यवसाय का चुनाव करता है कि उसे किस फील्ड में जाना है। समाज सेवा की भावना उत्पन्न होना, जीवन दर्शन का निर्माण, कि किस तरीके से जीवन को बेहतर बनाया जाए। काम शक्ति की परिपक्वता, तो ये सब है। और अगर आपको देखो इस अवस्था में कहीं भी अगर आपको समझने में दिक्कत है, सिंपल से लेना कि उस उम्र के बच्चे को आप अपने घर में हो तो ठीक है, या आस पड़ोस के कोई बच्चा हो तो उसको आप देखना कि किस प्रकार का एक्शन है। उतना भी नहीं हो तो आप अपने आप को पीछे में ले जाना और सोचना कि मैंने क्या क्या एक्शन किस किस उम्र में किए, 6 से 12 में क्या किया, 12 से 18 में क्या किए, तो आपकी सारी अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी। सिर्फ चीज़ें समझ लेने से ही 90% एग्ज़ाम निकल जाती है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, फिर वही मैं एक वीडियो रेफ़र करूँगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें हमने पियाजे के बारे में, वैगोत्स्की के बारे में, सारी जो है थॉर्नडाइक, वाटसन और कोलबर्ग, हमने सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में डिस्कस की है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इन थ्योरीज़ के लिए इस वीडियो का सहारा लें। अब बाकी जो चीज़ें हैं, इस थ्योरी से 8 से 10 प्रश्न बनेंगे जो पूरे पेपर में आते हैं। तो आप क्या करें कि 8 से 10 जो प्रश्न आने वाले एक वीडियो से कवर कर लें, और उधर जो CDP में 25 जो नंबर आएंगे उधर उस वीडियो से आप कवर कर लें। ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत, वो भी आप उसी वीडियो से कवर करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं समाजीकरण, सोशलाइजेशन। पहले समाजीकरण का बेसिक सा अर्थ मैं समझा देता हूँ। समाजीकरण, आप शब्द देखो, समाज और करण, यानी जो समाज का जो कृत्य है, समाज का जो प्रभाव है, समाज का जो महत्व है, समाज का जो उद्देश्य है, तो ये सारी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही। इस एक समाज है और उसका करण यानी उसका क्रिया, सिर्फ आपको शब्द समझना है, समाज और क्रिया प्लस समाजीकरण, ये बेसिक सा इसका अर्थ है कि जो समाज के द्वारा जो क्रिया किया जाता है, या समाज के लिए जो क्रिया किया जाता है, यह समाज के अनुरूप यानी उसके तहत जो क्रिया किया जाता है उसे ही बेसिक अर्थ में समाजीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लो आप, जैसे आपके समाज का कोई लड़की है, वो IAS ऑफिसर बन गई, तो अब उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप खुद सोचो। मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन आप दूसरा एग्जाम्पल लेना और उसको आप सोचना कि उससे क्या होगा कि एक लड़की IAS बनी है, लेकिन उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो समाज के अन्य जो लोग हैं वो भी अब कहीं ना कहीं ये तो सोचेंगे ना कि मेरा भी बच्चा IAS ऑफिसर बने, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। तो इससे क्या हुआ कि सिर्फ एक लड़की का समाज में IAS ऑफिसर बनना पूरे समाज की जो मानसिक जो बुद्धिमत्ता है
जो समझने की जो क्षमता है वो चेंज कर देती है कि नहीं, अब ये बन सकती है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं बन सकता। तो आपने देखा कि समाज का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ये एक उदाहरण है, ऐसे लाखों उदाहरण हैं, लेकिन हमें इस वीडियो को शॉर्ट में रखना है, नहीं तो मैं इसको और विस्तार में बताता। लेकिन अभी हमें सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है, हमें अभी फिलोसफर नहीं बनना है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। जब उम्र आएगा तो हम लोग खुद फिलोसफर बन जाएंगे, और इस सिर्फ समाजीकरण वीडियो पे नहीं तो 2 घंटे 4 घंटे की वीडियो बन सकते हैं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। पहला देख लेते हैं समाजीकरण में जो अलग अलग जो प्रभाव पड़ते हैं, जैसे परिवार का प्रभाव। देखो अब वो कथन में क्या दिया हुआ है उसमें आपको नहीं देखना है, आप मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुने, क्योंकि जो किताबी ज्ञान है ना, वो होता क्या है कि वो थ्योरी बहुत ही डिटेल में रहती है और वो रिसर्च के आधार पर रहता है, लेकिन हमें सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि हमें क्वेश्चंस का जो अनुरूप है वो समझ में आ जाए। और आपको भी पता है कि परिवार का क्या महत्व है समाजीकरण में, ठीक है ना। तो देखो परिवार का बेसिक सा जो महत्व है वो यह है कि परिवार में कौन सा कृत्य हो रहा है, परिवार में लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, परिवार के लोग कैसे रहना पसंद कर रहे हैं, परिवार के लोग कैसे अन्य माध्यमों से अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, परिवार का चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को अगर आप में आया तो वो क्या हुआ कि परिवार का आप पे प्रभाव पड़ा। और इसका जो आपने परिवार के माध्यम से जो चीज़ें आपने सीखी, इसका कैसे आप एक समाज में जाकर उसे डिलीवर करते हैं, यानी उस कृत्यों को आप समाज के बीच में जाकर उसे उजागर करते हैं, या जो अपनी क्षमता है उसको आप प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हुआ कि आपके जो परिवार के अंतर्गत जो आपको चीज़ें जो मिली है उसका आपने समाज पे कैसे संबोधित किया, और उसका जो समाज पे प्रभाव पड़ेगा, तो वही समाजीकरण का परिवार का अर्थ है। दूसरा देखते हैं विद्यालय। इसमें भी वही चीज़ है, जो विद्यालय के अंतर्गत जो क्रियाएं होंगी और उसका जो बालक विद्यालय के अलावा जो समाज के अंदर करेगा, उसी को समाजीकरण के अंतर्गत विद्यालय का प्रभाव माना जाता है। फिर उसी तरीके से आस पड़ोस संग साथी यानी पीयर ग्रुप्स, नेबरहुड, इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। अगर वो सकारात्मक अप्रोच रखते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और जब आप समाज में जाएंगे तो आप एक सकारात्मक अप्रोच के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ समाज को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करेंगे। और अगर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो आप समाज को नकारात्मक दिशा देंगे, जो कहीं ना कहीं विनाश का कारण बनता है। ठीक है, तो इसको हमने समझा। अगला देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा व बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषता। तो हमने पिछले वीडियोस में भी इसको देखा था, बट मैंने पहले ही कहा कि पेडागोगी एक ऐसा सेक्शन है जो 90 मार्क्स एक जगह भी आप पढ़ लेते हैं तो सारी जगह एक ही चीज़ रिपीटेड होती है। मैं प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा को पहले 2 लाइन में समझा देता हूँ। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब है कि आप आधुनिकीकरण या जो मॉडर्नाइजेशंस के समय या जो अभी वर्तमान जो पद्धति है उसके अनुरूप जो आप एजुकेशंस ले रहे हैं, या जो अभी टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, ठीक है। समाज, अगर आप सोशियोलॉजी ले रहे हैं, सोशियोलॉजी में जो समाज की भूमिका है, तो आप इन चीज़ों को अध्ययन कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि आपके प्रगतिशील यानी आप समय के अनुरूप अपने आप को चल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी मांग है टेक्नोलॉजी की और आप तैयारी कर रहे हैं किसी अन्य चीज़ की जो अभी समाज को ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या हुआ कि आप प्रगतिशील नहीं माने जाएंगे, आप प्रगतिहीन माने जाएंगे, ठीक है। और बाल केंद्रित का मतलब क्या है कि बालक को केंद्र में रखकर जो कृत्य जो टीचर के द्वारा किया जाता है, जो अन्य लोगों के द्वारा किया जाता है, उसका प्रभाव बालक पे कितना पड़ता है। अगर बालक को ज़रूरत है क्रिकेट खेलने की और आप उसे ज़बरदस्ती ABCD सिखा रहे हो, तो क्या बालक को रचनात्मकता में वृद्धि होगी, क्या वो चीज़ों को सीख पाएगा। प्रश्न तो यहाँ पे लगता ही है। तो आपको क्या करना है कि बालक को अगर कोई चीज़ें करने में मज़ा आ रहा है तो उसे आपको प्रोत्साहन देना है। अगर उसे इच्छा है कि मैं अभी लिखूँ नहीं पढूँ, तो आप उसको पढ़ने में प्रमोट करेंगे। अगर उसकी इच्छा है कि वो खेल कर जीवन में आगे बढ़े, तो आपको उसको हिसाब से उसे प्रमोट करना है। तो ये हुआ बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा। इसकी विशेषता है जैसे करके सीखने पर बल,
यानी उसे अपने अनुभवों को बढ़ाने की इजाज़त दिया जाए, जिससे वो करके खुद से सीखे। इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे उसे मन है कि आम आम खाने पर कैसा टेस्ट लगता है, ठीक है? आपने बता दिया कि आम खट्टा है या आम मीठा है, तो आपने क्या किया, एक आम दिया और सभी के बीच में आपने बाँट दिया। तो आपने क्या किया, उसके बाद उन्होंने उस आम को टेस्ट किया, तो उन्हें पता चला कि ये आम खट्टा है या मीठा है। तो ये बेसिक सा एग्ज़ाम्पल है। दूसरा है समस्या समाधान व आलोचनात्मक चिंतन पर बल। छात्र समस्या समाधान की दिशा में प्रेरित हो, वह खुद विभिन्न प्रकार से चिंतन कर सके एवं अपनी समस्याओं का हल ढूंढे। यानी अगर उसे किसी चीज़ में समस्या आ रही है, जैसे उसे मैथ बनाने में समस्या आ रही है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसे खुद से सीखने पे पहले बल दिया जाए। और अगर उसे खुद से नहीं, अगर वो मैथ की समस्या सॉल्व हो रही, तब जाकर आपको क्या करना है कि उसे बताना है कि नहीं बाबू, इस प्रकार से मैथ को हल करते हैं, ठीक है? यानी पहले उसे खुद सेल्फ से करने के लिए मोटिवेट करना है। सामूहिक कार्य व सामाजिक कुशलता पर बल। सामूहिक कार्य का मतलब है कि एक साथ कई बच्चों को बिठाकर आप उसे कहें कि आप एक समूह में कोई क्रिया करें, जिससे इसका लाभ सभी बच्चों में बराबर मिले, ठीक है? अगला है सामाजिक दायित्व व प्रजातंत्र के लिए शिक्षा। प्रजातंत्र के लिए शिक्षा, बालक शिक्षा प्राप्त कर सामाजिक दायित्व का पूर्ति करने के योग्य हो। यानी जो चीज़ें वो सीख रहा है, उसे आने वाले दिन में जब वो इम्प्लीमेंट करे तो उससे समाज को लाभ हो। ऐसी शिक्षा आपको जो मिलती है वो प्रगतिशील व बाल केंद्रित होती है। जीवन पर्यंत व अधिगम सामाजिक कौशल पर बल। अधिगम अनुभव संपूर्ण जीवन प्राप्त होते रहे, व सामाजिक कौशलों की शिक्षा पर बल दे। भावी समाज में आवश्यक कुशलता को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का चयन, जैसा भी हमने कहा कि कैसे मॉडर्न युग के एज में आपको प्रयास करना है कि उस हिसाब से एजुकेशन नीति लाया जाए, पॉलिसी लाया जाए, जहाँ पे बच्चों को आधुनिक युग यानी समय के अनुरूप चीज़ें पढ़ने का और उसे प्राप्त करने का अवसर मिल सके। सहयोगी अधिगम योजना, यानी उसे आपसी सहयोग के मामले में जो चीज़ें आवश्यकता है उसे प्रोत्साहन देना। पाठचर्या अधिक लचीला व छात्र रुचि के अनुभव, यानी जो लचीलापन व विविधता का मतलब है कि आप इस प्रकार से सिलेबस को बनाएं कि किसी बच्चे को समझने में आसानी हो। ये नहीं कि वो 6 क्लास का बच्चा और आप उसे 12th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसकी रचनात्मकता और रुचि में कमी आ जाएगी, ठीक है ना? तो आपको हमेशा करना है कि इस प्रकार से बनाएं कि उस बच्चे के उम्र के हिसाब से उसका पाठ्यक्रम हो और उसका वो सही से उपभोग कर सके, और वो रुचि रचनात्मकता या रुचि के आधार पर हो। खोजपूर्ण विधि का अधिगम। खोजपूर्ण का विधि का मतलब है कि सीखने के प्रति उसका प्रेरणा लगातार बना रहे, नियंत्रण बना रहे। अगर उसे ABCD सीखनी है तो आप उसे प्रयास करें कि आप ABCD सीखने के लिए खुद से पहले प्रोत्साहित करें, और अगर उसे समझ में नहीं आता तो आप अपना सहयोग उसमें दें। इतना काफ़ी है। अब हम लोग देख लेते हैं IQ टेस्ट, बुद्धि लब्धि का वितरण। हमने इसको पहले भी समझा है, प्रैक्टिस सीरीज जब हमने किया था। एक बार और देख लेते हैं, हो सकता है कि एक प्रश्न इससे बहुत हो तो आएगा, नहीं तो वो भी इससे नहीं आते। जैसे 140 से अधिक जिसका IQ है वो पूरी दुनिया में सिर्फ 1% लोग हैं, और ये किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये प्रतिभाशाली यानी जीनियस इसे कहा जाता है। 121 to 140, तो इसके सिर्फ 5% लोग पूरी दुनिया में, और ये प्रखर बुद्धि सुपीरियर यानी बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान होते हैं। अगला है 11 से लेकर 120 तक, इसके कितने हैं, 14%, और ये तीव्र बुद्धि के होते हैं यानी सीखने के प्रति ललायित रहते हैं। 91 to 110, 60% यानी समान बुद्धि, यानी दुनिया के जो अधिकतर आबादी है वो एवरेज माइंड है, और उसकी प्रतिशत कितनी है, 60%। 81 से 90 ये 14% है, और इसे मंद बुद्धि कैटेगरी में रखा जाता है। 71 to 80 इसके 5% पूरी दुनिया में है, और ये अल्प मात्रा में है। 71 से कम ये 1% है, और ये जड़ यानी इडियट के श्रेणी में आते हैं। अगला देख लेते हैं व्यक्तिगत व सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी 3-4 प्रश्न पूरे सीटेट के एग्जाम में आते हैं। तो पहले देखते हैं व्यक्तिगत परीक्षण।
एक समय में एक व्यक्ति की परीक्षा। छोटे बालकों के लिए अधिक उपयुक्त, अनुभवी व प्रशिक्षित व्यक्ति ही ले सकता है। अधिक समय लगता है। परीक्षण परीक्षार्थी में निकट संबंध होता है। परीक्षण परीक्षार्थी के गुण दोषों का पूर्ण अध्ययन करता है। अधिक धन व्यय होता है। इतना काफ़ी है। सामूहिक परीक्षण, एक समय में अधिक लोगों की परीक्षा। बड़े बालकों व वयस्कों के लिए अधिक उपयुक्त, समान योग्यता का व्यक्ति ले सकता है। कम समय लगता है। निकट संपर्क स्थापित नहीं होता, केवल समान अध्ययन कर सकता है आदि। ठीक है। तो देखो, व्यक्तिगत परीक्षण का अर्थ है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो किसी चीज़ का परीक्षण ले रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है, तो वो क्या किया कि वो कोई ग्रुप में शामिल ना होकर उन्होंने इच्छा किया कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगा। तो ये क्या हुआ, व्यक्तिगत परीक्षण का एक उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि जब आप अकेले कोई चीज़ें करते हो तो आपके पास क्या है कि एक माइंड है। तो आप कोई चीज़ें जब करोगे तो उसे पहले आप समझोगे कई माध्यमों से, फिर आप उसे रूपरेखा प्रदान करोगे। तो ये इसमें कहो कि आपको समय अधिक लेती है। लेकिन सामूहिक जो क्रियाकलाप होती है, सामूहिक जो परीक्षण होती है, उसमें एक साथ कई माइंड के लोग बैठे रहते हैं और वो अलग अलग पृष्ठभूमि को होते हैं। कोई हो सकता है कि इंजीनियर्स हो, कोई डॉक्टर्स हो, कोई कोई अन्य प्रोफेशंस में हो। तो इससे क्या होता है कि जो चीज़ें आप अलग अलग माध्यमों से कर सकते थे वो आपको एक ही स्थान पे मिल गया। तो इससे आपको क्या हुआ कि चीज़ें करने में कम समय लगा। तो ये क्या है, कम समय लगता है इसमें। अगला है समावेशी शिक्षा और इसके सिद्धांत। समावेशी शिक्षा क्या दिया हुआ है, बालकों में एक सी अधिगम की प्रवृत्ति है। बालकों के समान शिक्षा का अधिकार है। सभी राज्यों का यह दायित्व है कि वह सभी वर्गों के लिए यथोचित संसाधन, सामग्री, धन तथा सभी संसाधन उठाकर स्कूलों के माध्यम से उनकी गुणवत्ता में सुधार करके आगे बढ़ाए। शिक्षण में सभी वर्ग, शिक्षक, परिवार तथा समाज का दायित्व है कि समावेशी शिक्षा में अपेक्षित सहयोग करें। तो समावेशी शिक्षा का बेसिक अर्थ है कि सभी वर्ग, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, या वो किसी भी आर्थिक बैकग्राउंड से हो, वो अर्थ नहीं करता। यहाँ पे जैसे आप राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21 का ए, जो 2002 में आया था, तो उसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया है कि वहाँ पे हिंदू को दिया जाएगा, मुस्लिम को दिया जाएगा, बौद्ध को दिया जाएगा या जैन को दिया जाएगा। वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि गरीब को दिया जाएगा या अमीर को, बल्कि वहाँ पे क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक हैं, जो भी बालिकाएं हैं, उन सभी को शिक्षा दी जाएगी। तो ये एक समावेशी शिक्षा का उदाहरण है। अगला देख लेते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता। प्रतिभाशाली बालक गुण व व्यवहार में समान बालकों से भिन्न होते हैं। नवीनतम अनुसंधानों में सिद्ध किया गया है कि वे बालक औसत प्रतिभा वाले, समान बुद्धि लब्धि वाले बालकों से ऊंचाई, स्वास्थ्य व शारीरिक संरचना आदि में उच्च होते हैं। वे जल्दी बोलना, चलना, प्रश्न पूछना, स्वास्थ्य आदि की में आगे होते हैं। तो देखो, जो प्रतिभाशाली जो बच्चे का अभिप्राय बेसिक शर्त है वो ये है कि जैसे कोई समान मनुष्य कोई चीज़ें 10 दिनों में सीखता है, तो वही अगर वो प्रतिभाशाली जो बच्चा है वो उसी चीज़ों को 3 से 4 दिन में सीखेगा। तो इसका क्या अर्थ निकला या क्या निष्कर्ष निकला? तो ये निकला कि वो हमसे कहीं ना कहीं ज़्यादा तेज़ है, या उसे जो चीज़ें प्राप्त हुई है जन्मजात के साथ वो हमसे बेहतर है। तो ये क्या प्रतिभाशाली बच्चे का उदाहरण है। अब इसके शारीरिक विशेषता क्या है? तो इसके विकास तीव्र से होते हैं, उत्तम शरीर वाले होते हैं, समान बालकों से भार ऊंचाई में अधिक होते हैं, जल्दी चलना व बोलना सीखते हैं आदि। मानसिक व बौद्धिक विशेषता क्या होता है प्रतिभाशाली बच्चों का?
तो वो है व्यवस्था, विश्लेषण, स्मरण, संश्लेषण व तर्क की विशेष योग्यता रखते हैं। सीखने व समझने की असाधारण गति होती है। तो यही सब बेसिक शर्त है। प्रगतिशील है च- या प्रतिभाशाली है तो वो क्या होगी, कोई चीज़ें बहुत जल्दी सीखेगा। हमने एग्जाम्पल के माध्यम से इसे देखा है। अब देखते हैं सृजनात्मक बालकों की विशेषता, यानी कॉग्निटिव जो स्टूडेंट है उसकी क्या विशेषता है। ये क्या होता है कि विचारों में लचीलापन, विस्तृत बौद्धिक स्तर। इसका मतलब क्या हुआ कि विचारों में लचीलापन मतलब कि अगर वो कोई चीज़ें जो बोलेगा तो वो इस बात को ज़रूर एहसास रखेगा कि मेरी बातों से किसी को ठेस ना पहुँचे। अगर मैं कोई कृत्य कर रहा हूँ तो सामने वाला पे नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। ठीक है। दूसरा क्या इम्पोर्टेंट है, समस्या समाधान योग्यता, यानी अगर कोई समस्या उसके सामने प्रकट होती है तो वो उसका समाधान खोजता है, ना कि उस समस्या को देखकर वो पीछे हट जाता है। प्रतिकूल वस्तुओं को सहन करने की क्षमता, यानी जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं उसके अनुरूप नहीं है तो वो उसको सहन कर सकता है और उसके बाद वो मजबूत बनकर वही एक सक्सेसफुल इंसान बनता है। तो यही बेसिक सा अर्थ है। बाकी अगर आपको समझना है तो आप सारे लाइंस पढ़ लेना, लेकिन बेसिक सा अर्थ इसका यही है। अगला है पिछड़े बालकों की विशेषता, यानी जो पिछड़े बालक हैं जो बहुत जल्दी नहीं सीख पाते या उसकी जो मानसिक जो विकास है वो उतनी अधिक नहीं होती, उसकी क्या विशेषता है। विशेषता तो यहाँ नहीं लिखना चाहिए, यहाँ उसके दोष लिखना चाहिए था बेसिक। पिछड़े बालक मंद गति से सीखते हैं, इनका अधिगम तीव्र व शीघ्र नहीं होता। अपनी उम्र के वर्ग के बच्चों से शैक्षिक क्षेत्र में काफ़ी पिछड़े होते हैं और एक ही वर्ष में कई वर्ष लग जाते हैं। तो बेसिक सा अर्थ अभी हमने समझा कि पिछड़े मतलब जो पीछे रह जाते हैं। अब वर्ड को समझ गए ना तो आपको सारी कहानी ऐसे ही पता है, आपको कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या होगा कि कोई चीज़ें कम सीखेगा, अन्य की तुलना में उसका प्रभाव क्लास में कम होगा। जहाँ पे शिक्षकों के मध्य जो प्रतिभाशाली है वो प्रिय होगा, वहाँ पे वो अप्रिय होगा, है ना। तो यही सब इसकी मुख्य विशेषता नहीं कहें, इसको दोष कहें। अब देखते हैं हम लोग जो इस इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो है सीखने की विशेषता, यानी अधिगम की विशेषता क्या है। सीखना सार्वभौमिक है, यानी सभी सीखते हैं, सभी अधिगम करते हैं। सीखना परिवर्तन है, यानी एक समय के बाद वो परिवर्तन होता है। हो सकता है अभी आपने सीखा ABCD, कल आप उसको सीखेंगे एप्पल फुटबॉल, फिर आप उसको कुछ दिन बाद सीखेंगे कि राम हैज़ अ एप्पल, फिर आप सीखेंगे कि इसका क्या अभिप्राय है यूज़। तो इस तरीके से सीखना विकास है, यानी जो लर्निंग है वो विकास होते चला जाता है। आप अभी अच्छा इंग्लिश बोल रहे हो और कल इसको बहुत अच्छा बोलोगे। जैसे आप अभी सिर्फ जान रहे हो इंट्रोडक्शन, माय नेम इज़ डैश डैश डैश, आई एम फ्रॉम डैश डैश डैश, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप इसी को परिवर्तन करोगे, इसका विकास होगा। आप इंट्रोडक्शन के साथ साथ आप अपनी हॉबीज़ को बता पाएंगे, आप कहीं अपनी स्किल्स को प्रदर्शित कर पाएंगे। ठीक है। सीखना अनुकूलन, यानी जो चीज़ें हैं वो आपके अनुरूप है। आप अगर सीखना चाहोगे आम इमली तो आपको आम इमली ही सिखाया जाएगा, अगर आप क्रिकेट सीखना चाहते हो तो क्रिकेट ही सिखाया जाएगा। ठीक है, तो वो अनुकूलन है। सीखना निरंतर है, यानी ये जीवन भर चलती रहती है, हर चरण में आप कुछ ना कुछ सीखते ही हो, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते ही हो। सीखना रचनात्मक है, अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आप सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो, क्योंकि आपकी रचनात्मकता है। आपको पढ़ने का शौक है तो आप क्यों सीख रहे हो, क्योंकि आपको उसमें रचना है और उसी में आप बेहतर करने का प्रयास करते हो। सीखना प्रक्रिया है, वही चीज़ें ये निरंतर चलती रहती है। सीखना ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक व क्रियात्मक है। ज्ञानात्मक का मतलब ज्ञान अर्जन करना, यानी जो आप सीखते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में काम होता है। प्रभाव मतलब जो आपने सीखा और आपने किसी के साथ बात किया, समाज में आपने कुछ कहा तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। क्रियात्मक है, यानी जो आपने सीख कर आपने कहीं स्पीच दी, आपने किसी बच्चों को कुछ सिखाया तो वो क्या हुआ कि आप क्रिया कर रहे हो, जो आपने सीखा उसका एक्शन में ला रहे हो। सीखना स्थानांतरणीय है। अगला है बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्या तत्व है, परिवार, यानी परिवार पे उसका इमोटिव क्या है, संवेगात्मक। उसका किस प्रकार से होता है।
तो देखो, संवेगात्मक का जो बेसिक अर्थ है संवेग, इमोशन, इमोशनल जो आप सुनते हो, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि आप किस प्रकार से किसी इमोशन के आधार पे, या जो आपके जो आंतरिक जो अ, सोच है उसको आप आधार बनाकर वो जो कोई कृत्य करते हो, कोई एक्शन करते हो, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। परिवार का क्या पड़ता है संवेगात्मक विकास पे, इसका असर वंशानुक्रम पे पड़ता है, वृद्धि की मानसिक योग्यता पे पड़ता है, थकान पे पड़ता है, बालक के स्वास्थ्य आदि पे ये संवेगात्मक विकास का प्रभाव पड़ता है। अगला है प्रेरणा। देखो, प्रेरणा हमने इसको भी बहुत पहले डिस्कस किया है उस वीडियो में, आज भी देखते हैं। प्रेरणा का मतलब होता क्या है, किसी से आप प्रभावित होते हो, किसी से आप प्रेरित होते हो। तो इसमें दो खंड है। पहला तो है कि आंतरिक, व्यक्तिगत, जैविक, प्राथमिक और जन्मजात से। इन 5 माध्यमों से आप कैसे प्रेरित होते हो। तो इसमें क्या होता है कि भूख, प्यास, आराम, क्रोध, सेक्स, मल मूत्र, त्याग आदि आप इन 5 माध्यमों से सीखते हो। दूसरा क्या है, बाह्य, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, द्वितीयक और अर्जित। इन माध्यमों से आप कैसे प्रेरणा लेते हो, तो आप सुरक्षा में लेते हो, प्रदर्शन करने में लेते हो, जिज्ञासा उत्पन्न करने में लेते हो, या सामाजिकता आदि में इसका ज्ञान होता है। अगला इम्पोर्टेंट है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो लर्निंग है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला है शिक्षार्थी से संबंधित कारक। शिक्षार्थी का मतलब होता है कि जो बच्चा सीख रहा है उसका अधिगम को कैसे प्रभाव पड़ता है। तो इसका पड़ता है कि जैसे आपने जो चीज़ें सीखी और सीखने के बाद आपने अपने स्वभाव में उसे लाया, तो आप किस प्रकार से उन चीज़ों को एक समाज में प्रस्तुत करते हैं, या आप अपने पीयर ग्रुप में उसे कैसे डिलीवर करते हैं, तो उसका जो प्रभाव पड़ता है वही शिक्षार्थी से संबंधित होना है। जो आपने जो शिक्षा ली और उसका आपने कहीं उपयोग किया। दूसरा है वातावरण से संबंधित, यानी आपने वातावरण से क्या अधिगम किया। अधिगम जैसे अभी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो ये क्या हुआ, वातावरण से संबंधित है। और आपने अधिगम में सीखा भी है कि वातावरण का किस प्रकार से हनन होने पे उसका नुकसान पड़ता है। तो अब वहाँ पे आपने हनन भी सीखा कि कैसे इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, और आपने इसका बचाव का भी सीखा। तो आप क्या करेंगे कि वातावरण से संबंधित जो बचाव के उपाय हैं, तो आपने पेड़ लगाएं, मनी प्लांट्स लगाएं, या आपने जब आप बाइक से ट्रेवल करते तब आपने बस से ट्रैवल करना स्टार्ट किया। तो ये क्या हुआ कि वातावरण पे आपने अधिगम को प्रभावित किया, यानी अधिगम को जो आपने सीखा उसे वातावरण से संबंधित कार्यों में उपयोग किया। व्यवस्था से संबंधित कारकों में, व्यवस्था से मतलब है कि कोई चीज़ें जब आप करते हो तो उसे किस प्रकार से व्यवस्थित करते हो, उसे किस प्रकार से लागू करते हो। ठीक है। पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, यानी पाठ्य वस्तु यानी जो पाठ्यक्रम में जो चीज़ें दी हुई है वो कैसे है, क्या वो किसी बच्चे के अनुकूल है, क्या वो बच्चे को सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो ये उसका जो आप उसमें सीखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके अधिगम को प्रभावित करता है। अगला है शिक्षक से संबंधित। तो शिक्षक किस प्रकार से रचनात्मक कार्यों द्वारा बच्चों को सिखाता है, या किस प्रकार से वो अधिगम को और आसान करता है कि बच्चे जल्दी सीखे। ठीक है, यही चीज़ें हैं, ये भी वही है। पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक तो बेसिकली प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा भी था पिछले वीडियो में, जैसे विषय वस्तु का क्रम। जैसे अगर आप पाठ्य वस्तु पढ़ाते हो, कोई सिलेबस पढ़ाते हो, तो उसके विषय वस्तु आपको समझाना है कि आपको किस प्रकार से पहले हड़प्पा पढ़ाए जाएंगे, फिर वैदिक पढ़ाए जाएंगे, फिर जनपद पढ़ाए जाएंगे। तो इस तरीके से एक क्रम वाइज विषय वस्तु की प्रकृति, यानी इसका नेचर क्या है, ये प्राचीन काल के बारे में आपको बताए जाएंगे, इसके ये घटनाएं हो। तो अभी हम लोग एग्जांपल किसका ले रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का, तो इसलिए मैंने इस सारी चीज़ों में इसे ही अप्लाई करना है। विषय वस्तु का आकार क्या है, तो आपने बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री में 10 चैप्टर है और इनके इस प्रकार से हमें पढ़ने हैं। रुचिकर विषय वस्तु, आपको चुनना है कि किस प्रकार से बच्चों में रुचि लाया जाए। अगर आप हड़प्पा पढ़ा रहे हो तो कैसे इसका अध्ययन कराया जाए कि बच्चों में
इसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो पढ़ने में। विषय वस्तु की संरचना क्या है, यानी जो इसका जैसे हड़प्पा सभ्यता है तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी विशेषता थी कि वहाँ पे अच्छे मकान थे, अच्छे नगर नियोजन थे, सड़कें थी, या वहाँ पे फैशन के कुछ सामान लिपस्टिक वगैरह मिले। तो आपने क्या किया, इसकी संरचना को दर्शाया कि इस प्रकार से ये सभ्यता है। वैदिक सभ्यता में आएंगे तो वहाँ पे कैसे ऋग्वेद की रचना होती है, उपनिषद आगे आता है। तो इस तरीके से आपने उसकी संरचना को प्रस्तुत किया। फिर है दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी पाठ्य वस्तु को समझाने के लिए आपने क्या किया, टीवी में आप देख भी सकते हो या प्रोजेक्टर और सुन भी सकते हो। तो आपने क्या किया, उसका सहारा लेकर उससे और रुचि के लायक आपने उसे बनाया, जिससे उसमें उसकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। भाषा शैली, यानी उसका आपने क्या किया कि किस भाषा का प्रयोग करो। बच्चे को भोजपुरी समझ में आती है और आपने क्या किया, ज़बरदस्ती इंग्लिश समझाने का प्रयास किया। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को समझने में परेशानी उत्पन्न होगी। तो आपका क्या प्रयास करना है कि उसे उसी लैंग्वेज में शिक्षा देनी है जिसमें बच्चे को अच्छा लगे पढ़ने में। उदाहरण प्रस्तुतिकरण, जैसे आपने बच्चों को पढ़ाया एंशिएंट हिस्ट्री, तो आपको उदाहरण देना है कि देखो बच्चे, हड़प्पा की ये फ़ोटो है, आपने फ्लो चार्ट दिखाया, और ये देखो ये मोहनजोदारो की जो चीज़ें हैं वो है, स्नानागार है। आपने फिर बताया कि देखो वैदिक काल में जो हमने ऋग्वेद पढ़ा था ये ऋग्वेद की पुस्तक है। तो इस तरीके से आपने उसके उदाहरण देकर उसका प्रस्तुतिकरण किया। अगला इम्पोर्टेंट है अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक। तो अधिगम अभी वही चीज़ें हमने पढ़ी अधिगम सीखने की, तो इसे नहीं है पढ़ने। वातावरण से भी अभी हमने देखा अधिगम में, तो इसे भी नहीं है आवश्यकता। अब देखते हैं आकलन की प्रक्रिया। तो आकलन की प्रक्रिया में जैसे हम लोग कई प्रकार की चीज़ें आकलन में प्रयोग करते हैं, कि आकलन का बेसिक अर्थ है कि जैसे हम लोग जो चीज़ें सिखाते हैं तो उसका बच्चों पे कितना उन्होंने सीखा, तो उसे क्या करते हैं, आंकते हैं परीक्षा के माध्यम से या कोई प्रतियोगिता का आयोजन करके। तो उसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं या उसका आकलन करते हैं कि बच्चों में कमी कहाँ रह गई। जो हम शिक्षा दे रहे हैं क्या उसका वो उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वो चीज़ें सीख पा रहा है या नहीं भी, तो उसे ही आकलन कहते हैं। और इसके जो विभिन्न माध्यम जो उपयोग करते हैं उसे आकलन विधि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए पोर्टफोलियो, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट आज एक थोड़ी सी हम लोग झलक देख लेते हैं। पहला है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह होता है। यह कार्य निश्चित अवधि में किए गए कार्य होते हैं। इस संग्रह में विद्यार्थियों के नमूने होते हैं जो रोजमर्रा के कार्य भी हो सकते हैं। तो देखो पोर्टफोलियो का मतलब है कि जो विद्यार्थी जो कार्य करता है उसका एक संग्रहित रूप होता है, यानी उसकी जो सारी जो चीज़ें जो वो क्रिया उसके द्वारा किए गए हैं उसको वो किसी एक रूप में, जैसे डायरी में लिखना, वो भी पोर्टफोलियो का काम आता है। या कोई पुस्तक, कभी कोई आता है पोर्टफोलियो का पुस्तक, उसमें उसे लिखे रहते हैं कि नाम क्या है, कितना घंटा पढ़ा, कितने देर पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, तो इस तरीके से। दूसरा है असाइनमेंट, प्रदत्त कार्य। विद्यार्थियों को गृह कार्य के रूप में किए गए कार्य को ही प्रदत्त कार्य कहा जाता है। यह कार्य थीम आधारित होता है, अर्थात जो टॉपिक छात्रों ने हाल में किया उससे संबंधित कार्य प्रदत्त कार्य है। देखो जैसे असाइनमेंट जो है ना, तो वो क्या होता है कि बच्चों को दिए जाते हैं, जैसे उसने पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री या उसने पढ़ा हिंदी पढ़ा, ठीक है, हिंदी पढ़ा। तो अब क्या हुआ कि हिंदी पढ़ने के बाद आपने बच्चों को कहा कि बच्चों आप घर से व्याकरण से संबंधित सारी चीज़ें बना कर लाओगे, या उसे कहोगे कि काल टेंस के बारे में उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, आप उसे लिख कर और एग्जाम्पल के साथ लाओगे। तो ये क्या, आपने उसे एक काम दिया और इसे ही जो असिस्ट करके वो जो घर पे बनाते हैं उसी को असाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, इग्नू के जो स्टूडेंट्स उन्हें पता है, या NIOS से ज़्यादा तो जो डिस्टेंस कोर्स वाले उन्हें पता है कि असाइनमेंट क्या होता है। आपको भी पता है, जैसे आपने DLED की जो पढ़ाई की तो आपको जो मोटी मोटी जो बुक दी गई थी कि आप असाइनमेंट या प्रैक्टिकल लिख कर लाओगे, तो वही असाइनमेंट है बेसिक शर्त है। गृह कार्य यानी आपको घर से आपको संसाधन इकट्ठा करके और आपको चीज़ें प्रस्तुत करनी होती है।
अगला है परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट। परियोजनाओं के माध्यम से आंकड़ा और आंकड़ा का संग्रह और विश्लेषण किया जाता है। परियोजना का बेसिक अर्थ है कि कोई जो चीज़ हम करते हैं उसका एक डाटा, एक डिटेल, जैसे जनगणना का काम है, एग्जाम्पल के लिए जनगणना, तो उसमें क्या किया जाता है कि किसी परिवार के बारे में उसमें सारी डाटा रहती, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि किसी परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कौन सी कार्य करते हैं, उसमें बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, ठीक है ना, नौजवान कितने। तो ये क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में किसी के बारे में संदर्भित करना, चिन्हित करना, ठीक है, इसी को विधि यानी प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। दूसरा है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। छात्रों की शिक्षा और उनकी रुचियों के बारे में जानकारी समय समय पर एकत्रित किया जाना चाहिए। इस तरह अवलोकन कार्य आसान हो जाता है, यानी ऑब्जर्व करना कि बच्चे कितनी चीज़ें पढ़ा है, उसे क्या क्या चीज़ों का ज्ञान है और कौन कौन सी और चीज़ें उसे पढ़ने की आवश्यकता है। अगला देखते हैं मूल्यांकन के प्रकार, यानी जो आप मूल्यांकन करते हैं उसमें कितने तरीके की चीज़ों को आप अपनाते हैं। पहला है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। बालकों के विकास में लगातार प्रतिपुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक पढ़ाने के दौरान यह जांच करते हैं कि बालक ने अभिवृत्ति, अभिभूतियों तथा ज्ञान को कितना प्राप्त किया है। योगात्मक मूल्यांकन, यह मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। इस मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक यह जांच करते हैं कि बच्चे ने ज्ञान का किस सीमा तक प्राप्त किया है, यानी जो उसके द्वारा जो पढ़ाया गया है उसे बच्चे के शिक्षण विधि में कितना प्रभाव पड़ा, वो कितना जान सके हैं। तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन शिक्षक कार्य के साथ साथ किया जाता है। इस मूल्यांकन में यह पता लगाया जाता है कि जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं उन विद्यार्थियों को असफलता के कारण का पता लगाया जाता है। यानी जैसे किसी बच्चे ने मैथ सीखा और वो परीक्षा दी, वीकली टेस्ट दिए या डेली वाइज जो टेस्ट होते हैं उसमें वो फेल हो गया, तो अब हमें समझना है कि जो बच्चे फेल हुए किन कारणों से है और उसी का जो निदान करते हैं यानी जो सॉल्व करते हैं उसे ही निदानात्मक कहते हैं। निदानात्मक यानी निदान आने वाली चीज़ें, ठीक है ना, तो किस प्रकार से आप उसका हल करते हो उसे ही निदानात्मक कहते हैं। तो इसी के साथ हमने सीडीपी के लगभग सारे खंड को पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपकी सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होगी और कहीं कोई समस्या इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आने वाले हैं। और जो चीज़ इसमें नहीं पढ़ाई गई है वो इसलिए नहीं पढ़ाई गई, जैसे सिद्धांत वगैरह, क्योंकि हमने उसको वेरी डिटेल्स यानी बहुत ही अच्छे से दूसरे वीडियो में हमने किया है, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी इस व्हाट्सएप ग्रुप में या जो मेरे अन्य ग्रुप है उसमें वो लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको हमने बहुत ही डिटेल में समझाया, तो उसको मैंने इसलिए भी अलग कर दिया था कि चीज़ें स्पष्ट रहें, आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, जो चीज़ें जिस वीडियो के लिए ज़रूरी है वो वहीं पे बेहतर है। तो आप इससे क्या करेंगे कि जो 25 नंबर या 20 नंबर के जो सेक्शन है सीडीपी का उसको आप रिवीजन कर लेंगे और जो सिद्धांत है या अवस्थाएं हैं उसको आप डिटेल में उन वीडियोस का सहारा लेकर पूरा कर लेंगे। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा। इसमें हम लोग समझेंगे कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, पेडागोगी इसके क्या है और इसके जो सिद्धांत तो इसमें कम रहते हैं, ग्रामर जो है उसको देखेंगे। और एक वीडियो उर्दू को भी देखेंगे, बहुत ही शॉर्ट में आप सिर्फ चीज़ों को समझ के कैसे हल करते हो तो आपको इसमें अच्छा स्कोर हो जाएंगे। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये जो 3 पेपर है आप डेफिनेटली मेरी अगर बातों को समझ जाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, तो मैं स्पष्ट रूप से आपको यही कहूँगा कि आप 22-25 मार्क्स ईजिली 30 में स्कोर कर लोगे। तो चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।